रिड्यूस रीयूज के बाद हम उसको रिसाइकल करने की कोशिश करते हैं, जैसे न्यूज़पेपर, प्लास्टिक, और इससे पुनः दूसरे उत्पाद बना देते हैं। कौन सा कंट्री है जो सबसे ज़्यादा वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करता है? सॉरी सर, मुझे नहीं पता। इसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं। चलिए कोई बात नहीं। एक और सवाल का मुझे जवाब दीजिए। समाज शास्त्र में, सोशियोलॉजी में एक सोशल बॉन्डिंग करके सिद्धांत है, कुछ पता है उसके बारे में? सब पर्टिकुलर सिद्धांत के बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन एज जनरल सोसाइटी में अगर देखा जाए इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, तो इतने धर्मों, जातिगत विविधता है, भाषाई विविधता है, फिर भी सभी एक साथ रहते हैं, टॉलरेंस के साथ रहते हैं, एक दूसरे के कस्टम को अप्रिशिएट करते हैं। इसको मैं सोशल बॉन्डिंग के रूप में देखती हूँ। चलिए ठीक। तो अभी आपने, ये आपका पहला साक्षात्कार है? यस सर। इससे पहले आपने प्री दिया है? जी सर। ओके। अच्छा, जो अभी सर ने सवाल पूछा हो, जिसका मैं वहीं से शुरू करता हूँ। आपने कहा सभी लोग बड़े सहिष्णुता से रहते हैं। मैं तो सहमत नहीं हूँ इस विचारधारा से। आए दिन दंगे होते हैं, छोटे छोटे सामाजिक तनाव के ऊपर लोग उत्तेजित हो जाते हैं। और सर ने भी एक सवाल इससे मिलता जुलता पूछा था कि दो अलग अलग समुदाय के लोग जुलूस निकालना चाहते हैं, एक ही समय पर निकालना चाहते हैं। आपने कहा कि हम उन्हें अलग टाइम दे देंगे, लेकिन ये लड़ाई तो उसी बात की है, साथ साथ निकालेंगे। तो कैसे आप उसको हैंडल करेंगे, ये बताइए। मैं आया हूँ, मेरे साथ एक और लोग आए हैं, और मेरा टाइम तो वही है, मैं तो नहीं बदलने वाला। बताइए। और आप उनको कहेंगे कि नहीं सब लोग प्यार से रहिए, तो कहने वाली बात है। मैं तो नहीं मानता कि लोग प्यार से रहते हैं। तो कैसे हैंडल करेंगे आप इस सिचुएशन? सर, अगर वहाँ की मैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हूँ तो मेरे पास अथॉरिटी है कि मैं उन दोनों को मना भी कर सकती हूँ जुलूस निकालने के लिए। तो यहाँ पे मैं उन्हें पहले एक प्रपोजल दूंगी कि आप लोग इस टाइम पे निकाल लीजिए, जिससे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। बट अगर वो नहीं एग्री करते हैं तो मैं उन्हें मना भी कर सकती हूँ कि आप दोनों को ही फिर परमिशन नहीं दी जाएगी जुलूस निकालने की। जब आप दोनों लोगों को मना करेंगी तो उसमें से एक जो उसका आयोजक है, वो वहाँ के जो विधायक हैं उनका भाई है, वो उस कमेटी का चेयरमैन है, और वो बहुत प्रभावशाली है। 70 वर्ष से उसकी सीधी पहुंच है, और वो आपके पास भी बैठता है। उस दिन वो भीड़ उसके साथ है, तो वो भीड़ को देख के और ज्यादा उत्तेजित हो गया है, और वो आपसे उसका जो एक नजरी लगाव है, जो आपके पास उठता बैठता है। जो डीएम आपके पास कई बार सिफारिशें लेके आया है, आपने उसकी 1-2 सिफारिशें छोटी मोटी मानी भी है। उस दिन वो आपसे ये सिफारिश मनवाना चाह रहा है। विधायक का भाई है, मुख्यमंत्री जी अभी कुछ दिन पहले उसके यहाँ आके गए हैं। बताइए अब आप कैसे मना करेंगे? सर, अगर उससे मेरा कोई कांटेक्ट है या मैं उसको जानती हूँ, तो भी एज अ डीएम मुझे सोशल परिप्रेक्ष्य में काम करना होगा। मैं किसी पर्सनल के लिए काम नहीं कर सकती हूँ। और अगर मुझ पे पॉलिटिकल प्रेशर आता है तो मैं विधायक जी को समझा भी सकती हूँ, कंडीशन से उन्हें बता भी सकती हूँ कि इस तरह की सिचुएशन है, और अगर ऐसी कोई घटना, एक साथ जुलूस निकाला जाता है तो यहाँ पे दंगे की स्थिति बन सकती है। और अगर फिर भी वो पॉलिटिकल प्रेशर बनाते हैं तो मैं डिनाई कर दूंगी कि सर। अच्छा चलिए, इसी में एक सिचुएशन और जोड़ते हैं। आपने उसको मना कर दिया, वो मान गया, लेकिन इन द मीन टाइम आपके जो मंडलायुक्त हैं, कमिश्नर हैं, जो आपसे 10 साल सीनियर हैं, उनका अगला रिंग आता है, कहता है नहीं, इसमें जो दूसरा एक जो धर्म विशेष है उसको परमिशन नहीं देनी है, और इनको परमिशन देनी है, इनको उसको टाल देना है। तो उस स्थिति में क्या करेंगे? वो तो आपको सीनियर है, और वो आपको आदेश दे रहा है कि आप उनको उस पक्ष को दे दीजिए जो कि सत्ता पक्ष है, और जो दूसरा व्यक्ति है जो कि दूसरा धर्म विशेष का, उसको नहीं देना है, या उसको टाल देना है कोई बहाना बना के। उस स्थिति में आप क्या करेंगे? और वो आपके सीनियर है, इमीडिएट सीनियर है आपके कमिश्नरी में ही बैठते हैं, जहाँ पे वो आपकी रोज मीटिंग लेते हैं। सर, पहले मैं उन्हें कंडीशन से अवेयर कराऊंगी, और इसके क्या वो तो अवेयर है, आप उन्हें क्या, वो तो आपके सीनियर भी हैं। तो सर मैं उनसे अपील करूंगी कि वो मुझे रिटर्न में लिख के दें, और इसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उसकी रिस्पॉन्सिबल फिर मैं नहीं होंगी। मैं उन्हें ऐसा स्पष्ट कर दूंगी। ओके, मतलब आप उन्हें बोल देंगे कि वो लिखित में दें। वो तो नाराज हो जाएंगे, आपकी करेक्टर रोल भी वही लिखेंगे। नहीं, आप सोच लीजिए, आप मुझे आराम से तसल्ली से जवाब दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि आपकी जो करेक्टर रोल है, जिसके आधार पे आपका अपना प्रमोशन डिपेंड करता है, वो उसको खराब कर देंगे। वो लिख देंगे कि शी इज अ वेरी पुअर ऑफिसर एंड ही विल ग्रेड यू बिटवीन 1 to 4 मार्क्स विच आर वेरी पुअर फॉर योर प्रमोशन पर्पसेस। देन व्हाट एग्जैक्टली विल यू डू इन दैट सिचुएशन? सर मैं यही करूंगी, मैं उनसे रिटर्न में लिखने को दूंगी, और जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उसके रिस्पॉन्सिबल फिर वही होंगे। और जो मेरा फीडबैक है ये मेरे काम पे डिपेंड करता है। इस तरह के पॉलिटिकल प्रेशर तो आते रहेंगे। अगर मैं हर समय झुकती हूँ और इसकी चिंता करती हूँ कि मेरा फीडबैक कैसा रहेगा, तो ये तो मेरे लिए ही निगेटिव होगा। आपके लिए नेगेटिव होगा, तो आप तैयार हैं? पुअर परफॉर्मेंस Yes, आपकी होगी, उसके लिए आप तैयार हैं? ओके। अच्छा, एक बहुत छोटा सा सवाल मैं आपसे और पूछ रहा हूँ। आपने कहा कि आप इंडियन नेशनल मूवमेंट से बहुत प्रभावित हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इंडियन नेशनल मूवमेंट एक बहुत बड़ी असफलता है। अगर इंडियन नेशनल मूवमेंट सफल होता तो देश बढ़ता नहीं। अगर इंडियन नेशनल मूवमेंट को सक्सेसफुली लीड किया जाता
तो सांप्रदायिकता इतनी बड़ी समस्या नहीं होती। अगर इंडियन नेशनल मूवमेंट को और ज्यादा कलेक्टिवली कॉलेजियल वे में और अच्छी तरीके से अगर उसको लीड किया जाता तो इतने ज्यादा भेदभाव और सामाजिक तनाव नहीं होते। तो इसका मतलब इंडियन नेशनल मूवमेंट तो एक असफल फिनोमिना है, मैं उसको कहूंगा इट्स ए अनसक्सेसफुल फिनोमिना। आप कैसे मुझे मुतमईन करेंगे कि वो सफल है या असफल, बताइए। सर, इंडियन नेशनल मूवमेंट में यकीनन कुछ कमियां रही हैं। सांप्रदायिक, क्या कमियां है वो बताइए, क्या कमियां है? सर, सांप्रदायिक चिन्हों का प्रयोग किया गया, कई बार धर्म के आधार पर तुष्टीकरण की कोशिश की गई, जिसका ही परिणाम रहा कि हमें देश विभाजन देखना पड़ा। लेकिन सिर्फ इस आधार पर हम इंडियन नेशनल मूवमेंट को कम करके नहीं आंक सकते हैं। इसके बहुत ही अच्छे परिणाम रहे हैं। पहला, देश को आज़ादी मिली है। दूसरा, जिन मूल्यों के आधार पर मिली है हमारे देश को, ऐसा एग्जाम्पल पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं है कि एक हमने डेमोक्रेटिक कंट्री बनाई है, एक हमारा नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन मैं आपको थोड़ा, आपने कहा धार्मिक चिन्हों का प्रयोग हुआ, तो धार्मिक चिन्हों का प्रयोग तो उन्हीं ने किया जिनको हम सबसे ज्यादा रेफरेंस देते हैं, सम्मान देते हैं। महात्मा गांधी से ज्यादा धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग तो किसी ने नहीं किया। गीता लेके चलते थे, राम के भजन गाते थे, कई बार इस पर आपत्तियां भी हुई, बावजूद उन्होंने उसको कभी नहीं छोड़ा। तो क्या आप मानती हैं कि ये गांधी जी की गलती थी कि वो धार्मिक चिन्हों का प्रयोग करते रहे? एक सेक्युलर, जब एज ए सेक्युलर लीडर उनको नहीं करना चाहिए था, या कम से कम सार्वजनिक तौर पे करते हुए नहीं दिखना चाहिए था? वो अंदर करते, लेकिन वो तो सभाएं करते थे और राम के भजन गाते थे वो सारे के सारे। तो क्या आप मानती है इस चीज को कि गांधी जी से ये गलती हुई? सर, एज ए पर्सनल स्टूडेंट, आपकी पर्सनल कैपेसिटी में बताइए। एज ए स्टूडेंट, आप हिस्ट्री की स्टूडेंट भी हैं, आप परसू भी कर रही हैं एमए हिस्ट्री, तो आप बताइए इस चीज को। सर, अगर मैं गांधी जी के पर्व से देखूं तो ये उनका पर्सनल ट्रेट था। नहीं, पर्सनल कहाँ था? फिर तो पब्लिक हो गया। वो मंदिर सारे लोगों को करा रहे हैं, पब्लिक उस कैपेसिटी में करा रहे हैं, ये बता दीजिए। सर, उनका इस सही गलत देखने के लिए उनका उद्देश्य देखना होगा। गांधी जी का उद्देश्य मैक्सिमम लोगों को अपनी तरफ करना था, किसी धर्म का साथ नहीं देना था। लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि इस कारण से कुछ लोगों ने इसको जातिगत धार्मिक रूप दे दिया। पर गांधी जी हमेशा चाहते थे कि इस आधार पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपस में एकीकृत किया जा सके, ये उनका उद्देश्य था। साक्षी, तुम उत्तर प्रदेश से हो। जी मैम। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं है, यस। जिसको आपने पेट्रियार्की का नाम दे दिया। पेट्रियार्की क्या हर मामले में गलत होती है? पितृसत्ता क्या हर मामले में गलत है? जी मैम, मुझे लगता है हर मामले में गलत है। जब गॉड ने एक साथ दो जेंडर बनाए हैं तो इक्वलिटी होनी चाहिए हर परिप्रेक्ष्य में। तो पेट्रियार्की का मतलब केवल अनइक्वल सोसाइटी को आप पेट्रियार्की से जोड़ रही हैं? नहीं, पैट्रियार्की की मैं ये मान रही हूँ कि ये देखा जाता है कि जो मेल है वो एसेट है और जो फीमेल है वो लायबिलिटी है। जो मेल है वो ज्यादा। ये पेट्रियार्की की एक इंटरप्रिटेशन है या पेट्रियार्की अपने आप में ऐसी है? मैम, हमारी सोसाइटी में जब मेल को डोमिनेट कर दिया गया। नहीं, पेट्रियार्की का जो डेफिनेशन है वो क्या है? जी। पर पेट्रियार्की और मेट्रियार्की अपने आप में क्या है? पैट्रियार्की पितृसत्ता, जहाँ पे पिता की सत्ता हो, एक मेल की सत्ता हो, यही पैट्रियार्की है। वो आपको लगता है हर मामले में गलत होता है? यस मैम। अच्छा, आपने हिस्ट्री की पढ़ाई की है। जी मैम। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को चैलेंज करने के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को किसी ने चैलेंज किया था संविधान जब बन रहा था तो? सॉरी मैम, इसके बारे में मुझे रिकॉल नहीं है। अच्छा, ठीक है। साक्षी, ये बताइए, आप हमारा जो प्रियम्बल है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंतर्गत उस पर 3 वर्ड जोड़े गए थे, वो क्या थे? पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्र, गणराज्य। मुझे ये बताइए कि इसके पीछे उद्देश्य क्या था? क्या जोड़ने के बाद ही भारत सेक्युलर हुआ, सोशलिस्ट हुआ, या उसके पहले भी था? मुझे ये बताइए कि उसको जोड़ने की उस समय तात्कालिक कारण क्या था, क्यों जोड़ा गया? सर, भारत तो हमेशा से ही एक पंथ निरपेक्ष रहा है, लेकिन उसको जोड़ के एक संवैधानिक रूप दे दिया गया कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है। इसका कोई धर्म नहीं है, लेकिन ये हर धर्म के साथ इक्वलिटी के साथ बिहेव करता है। उसको एक डॉक्यूमेंट्री स्वरूप दे दिया गया जोड़ने से। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि नक्सलिज्म एक विचारधारा है। जी सर। ये अभी जो चल रहा है भारत में, इसके पीछे की विचारधारा कौन सी है? वो किससे इन्फ्लुएंस विचारधारा है नक्सलिज्म? सर, नक्सलवाद की प्रॉब्लम एक ऐतिहासिक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से है, जो कि माओवाद की विचारधारा से प्रभावित थे। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में कुछ लोग सत्ता में आते हुए अपने उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहते थे, तो उसी में एक दल था जो इससे सहमत नहीं था और उन्होंने अलग होकर नक्सलवाद का गठन किया। और ये प्रॉब्लम हमारे देश में जहाँ जहाँ देखी जा रही है, उसके पीछे पावर्टी,
अनएम्प्लॉयमेंट, ये मुख्यतः रीज़न रहे हैं। जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जी सर। और जो नक्सल मूवमेंट चल रहा है, दोनों में क्या अंतर है? सर, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एक वैधानिक रूप से अपने उद्देश्यों की मांग करती है, पूर्ति करती है, लेकिन नक्सलवाद हिंसा का सहारा लेता है और एक नॉन स्टेट एक्टर है। दोनों के पीछे की जो एक विचारधारा है वो एक ही है, कॉमन है, आप कह रही हैं, लेकिन एक लोकतांत्रिक तरीके से है, एक गैर लोकतांत्रिक तरीके जी से। सर। ठीक है, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में सुना होगा आपने। यस। इसका एक मेन फोकस है कि जो पीएनडीटी एक्ट है हमारा, उसके प्रोविजंस को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना। इसके बावजूद जिन डिस्ट्रिक्ट्स में इनको चलाया गया है, जो एक रिपोर्ट है, इंडिपेंडेंट रिपोर्ट है, अभी सेक्स रेशियो अभी भी वहाँ स्क्यूड है, कुछ भी क्वालिटेटिव चेंजेस नहीं आया। तो क्या किस तरह की चुनौतियां हैं, क्यों ऐसा, क्यों? जैसे एक हमने टारगेट सेट किया और उस टारगेट तक पहुंचने के लिए एक प्रोसीजर डिफाइन किया, फिर भी हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं उस लिमिटेड टाइम लाइन को ध्यान में रखते हुए, क्या कारण है? सर, इसका कई परिप्रेक्ष्य में आंसर देना चाहूँगी। पहले जो पीसीपी एनडीटी एक्ट है वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, उसमें जितनी रिक्वायरमेंट स्टाफ और फंड की फैसिलिटीज़ है वो नहीं दी गई है, जिसकी वजह से आज भी हर जगह पे देखा जाए अगर किसी को एबॉर्शन कराना है तो वो कुछ पैसे दे के करा लेता है। दूसरी बात ये है कि हमारी सोसाइटी का जो माइंडसेट बना हुआ है कि लड़की एक लाइबिलिटी है और अगर इसका जन्म होता है तो हमें डावरी कलेक्ट करनी पड़ेगी, इसकी सेफ्टी की प्रॉब्लम होगी, तो वो लड़कियों को जन्म नहीं देना चाहते हैं। और एक और मुझे रीज़न दिखता है कि आजकल संपन्न परिवारों में एक बच्चे या 2 बच्चे की पॉलिसी देखी गई है। अगर उन्हें पहला लड़का हो जाता है तो फिर वो आगे बच्चे नहीं पैदा करते हैं, जिसकी वजह से भी सेक्स रेशियो पे फ़र्क दिखता है। साक्षी, आप गारमेंट बिजनेस से आपका परिवार जुड़ा हुआ है। जी सर। आजकल इंडिया साइज की चर्चा बहुत हो रही है, ये क्या है इंडिया साइज? सर, हमारे देश में गारमेंट इंडस्ट्री हमेशा से ही हथकरघा उद्योग बहुत ही उन्नति पे रहा, लेकिन कभी भी इसकी ब्रांडिंग नहीं की गई। हमारे जितने भी मटेरियल्स होते हैं इनके अपने साइज नहीं डिसाइड किए गए। जैसे हम विदेशी ब्रांड देखते हैं उनमें पर्टिकुलर साइज डिसाइडेड होता है, जिससे विदेश में कहीं भी किसी को खरीदना होता है तो उसको साइज के आधार पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होती है। भारत के परिप्रेक्ष्य में भी ऐसा करने की कोशिश की जा रही है ताकि हम एक वास्ट मार्केट को कवर कर सकें। किस तरह से कोशिश हो रही है? सर, इसमें इंडिया साइज बनाया जाएगा कि हम अपने मानकों के आधार पे 30, 32 जो भी साइज है उनको डिफाइन करेंगे और उसको एज अ डॉक्यूमेंट्री प्रेजेंट करेंगे ताकि जो परचेस कर रहे हैं उन्हें आसानी हो। ऑनलाइन भी परचेस कर रहे हैं तो उन्हें आसानी हो। किन्हीं 3 देशों का नाम बताएं जहां ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज हो चुका है। सॉरी सर, मुझे नहीं पता। बहुत बहुत धन्यवाद।